Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. Currently we are in chapter number 1 and that is introduction of partnership firm and final account. Let us start with the session from page number 16 in your textbook. We will start with trading account part and read one by one each and every item to understand its meaning and treatment in the final account. So what is trading account? Trading account is a nominal account. Nominal account, as we already know, which represent expenses and losses and income and gains, है ना? जो हमारा नॉमिनल अकाउंट है उसका रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. नॉमिनल अकाउंट, तो इसका जो डेबिट पार्ट है वो क्या शो करेगा? शो करेगा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और जो क्रेडिट पार्ट है वो क्या शो करेगा? इनकम एंड गेन्स. समझने वाली बात यह है कि 11th स्टैंडर्ड में भी हमने ट्रेडिंग अकाउंट देखा था. फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो. तो क्या डिफरेंस होता है ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रीटमेंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ट्रीटमेंट? ट्रेडिंग अकाउंट रिप्रेजेंट करता है ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड डायरेक्ट इनकम एंड गेन्स. तो यहाँ पर डायरेक्ट का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट का मतलब होता है जो भी ट्रांजेक्शन फैक्ट्री से रिलेटेड है. किससे रिलेटेड है? फैक्ट्री से, या आप परचेस से रिलेटेड बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन. मतलब इन सबके बिना, इन ये जितने भी आइटम्स है ये सबके बिना आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी या प्रोडक्शन आपका क्या होगा? अफेक्ट होगा. से फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पर कैरेज इनवर्ट नहीं दिया तो गुड्स आपके फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पाएगा. आपने वेजेस पे नहीं किया तो वर्कर काम नहीं करेंगे, आपका प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा. सो दिस ऑल थिंग्स आर डायरेक्टली रिलेटेड विद फैक्ट्री और परचेसेस और प्रोडक्शन प्रोसेस. तो बिना इन एक्सपेंसेस और लॉसेस के हमारा प्रोडक्शन नहीं हो सकता. और एट द एंड यहाँ पर डायरेक्ट इनकम कहां से जनरेट होगा? डायरेक्ट इनकम जनरेट होगा थ्रू सेल्स. कि जो भी प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर किया है उसे आप मार्केट में सेल करोगे तो जो इनकम जनरेट होगी उसे हम कहेंगे डायरेक्ट इनकम. सो लेट अस अंडरस्टैंड each and everything in detail. First item in front of us is opening stock. What is opening stock? Opening stock is a stock which was closing stock in the last year. मतलब पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो करंट ईयर का क्या बन जाएगा? वो करंट ईयर का बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक, है ना? ऐसा स्टॉक जो हम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज करना चाहते हैं, तो पिछले साल किसी वजह से, किसी कारणों की वजह से उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, तो हम क्या करेंगे? इस साल उसको यूज करेंगे. तो लास्ट ईयर हमने इसको परचेस किया होगा, लास्ट ईयर हमने ये स्टॉक परचेस किया होगा, तो ये लास्ट ईयर का क्या है? एक्सपेंस है. करंट ईयर का भी एक्सपेंस बन जाएगा, हाँ या ना? Hence, it is recorded on the debit side of the trading account. Number 2, purchases. ये किसका परचेस कर रहे हैं हम? यहाँ पर परचेस हो रहा है रॉ मटेरियल का. किसका परचेस हो रहा है? रॉ मटेरियल का. एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या परचेस करती है? रॉ मटेरियल. या तो एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या परचेस करती है? स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. क्या परचेस करती है? स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. फिनिश्ड गुड्स क्यों परचेस कर रहे हैं? ताकि इसको सेल कर सके. तो ये दो टाइप के मटेरियल्स यहाँ पर परचेस किए जा सकते हैं. है तो अल्टीमेटली परचेस, और परचेस हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस. डायरेक्ट एक्सपेंस है, हेंस इट इज डेबिटेड. डायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए ये डेबिट किया गया है. अच्छा, अगर इन परचेस में से कुछ स्टॉक को हम रिटर्न कर देते हैं, हो सकता है हमारे सैंपल के हिसाब से ना हो, या हमें जैसी क्वालिटी चाहिए थी वैसी ना हो, या
हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारे क्रेडिटर से कैंसिल हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से स्टॉक हम रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न आप कर रहे हो तो आपको क्या करना है, लेस करना है परचेसेस में, उसको आप परचेस में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उतना स्टॉक आपने रिटर्न कर दिया। तो जो भी परचेसेस होगा उसमें से रिटर्न्स को आप क्या करेंगे, लेस करेंगे, और बाकी का अमाउंट आउटर कॉलम में फीड करना पड़ेगा। मूविंग टूवर्ड्स कैरिएज इनवर्ड। ये वर्ड जो है कैरिएज, कैरिएज का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट, है ना। आप जब कोई गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर के जाते हो और उस समय जो आप उसमें लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट पे करते हो उसे कहते हैं कैरिएज इनवर्ड। से फॉर एग्जांपल आपका प्लेस यहां पर है मध्य प्रदेश में, जहां से आपका गुड्स आता है, ठीक है, और आपकी फैक्ट्री है भांडुप में, ठीक है। तो यहां पर से आप क्या करोगे, कोई ट्रांसपोर्टेशन बुक करोगे और उसमें गुड्स लोड करके आप पहुंचाओगे भांडुप के फैक्ट्री तक। तो ये जो कैरिंग कॉस्ट है, गुड्स को कैरी करने का जो कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ, लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट हुआ, उसको हम कहते हैं कैरिएज इनवर्ड। क्या कहते हैं, कैरिएज इनवर्ड। अच्छा, इनवर्ड का मतलब गुड्स जो हमने परचेस किया है ना उसके ऊपर कैरिंग कॉस्ट पे करना, और अगर ये आउटवर्ड होता तो उसका मतलब होता जो गुड्स हमने सेल किया है उसके ऊपर कैरिंग कॉस्ट पे करना, ठीक है। तो जब भी बात होगी कैरिएज इनवर्ड की तो हमें समझ में आना चाहिए कि गुड्स विच आर परचेस्ड, कैरिंग चार्जेस आर पेड ऑन दैट पर्टिकुलर गुड्स। तो यहां पर ये भी क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि ये फैक्ट्री तक गुड्स को पहुंचाने का कॉस्ट है। अच्छा, फ्रेट की बात करते हैं। व्हाट इज फ्रेट? फ्रेट भी कैरिएज इनवर्ड ही है, बट जनरली जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, इंपोर्ट, तो इंपोर्ट करने के दौरान जो कैरिंग चार्जेस पे किया है, आजकल जिसे शिपिंग बिल कहते हैं, है ना, तो उसको फ्रेट कहा गया है। बट धीरे धीरे ये चीजें कॉमन हो गई, तो आप कैरिएज इनवर्ड कहिए या आप फ्रेट की कहिए, इट इज वन एंड दी सेम, ठीक है। उसी प्रकार से डॉक चार्जेस है, जब आप गुड्स को इंपोर्ट करते हो तो वहां पर जो डॉक अथॉरिटी होती है ना, जो पोर्ट अथॉरिटी पे वहां पर जो डॉक अथॉरिटी होती है, वहां पर गुड्स रखने का जो चार्जेस रहता है, जैसे आपने सुना होगा पोर्ट चार्जेस, ठीक है ना, उस तरीके से ये इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर आपको पे करना पड़ता है। तो ये भी किसके ऊपर हो गया, ये परचेस रिलेटेड एक्सपेंस है कि जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया है उसके ऊपर आप डॉक चार्जेस पे कर रहे हो। उसी तरीके से कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी मींस इट्स अ काइंड ऑफ टैक्स, ये गवर्नमेंट के थ्रू ड्यूटी कलेक्ट की जाती है, क्योंकि आप दूसरे कंट्री से गुड्स हमारे कंट्री में लेकर के आ रहे हो, ठीक है। तो ये भी किस पे किया जा रहा है, ये भी इंपोर्टेड, जो इंपोर्टेड गुड्स हैं उनके ऊपर पे किया जा रहा है। वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब क्या होता है, हम हमारे जो वर्कर हैं, है ना, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और एक्चुअली गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव वेजेस। उसको जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव वेजेस। सो ऐसा वेजेस जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में पे किया जा रहा है, किस में पे किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में प्रोड्यूस पे किया जा रहा है, तो उसे कहा जाएगा प्रोडक्टिव वेजेस, विच इज यूज्ड इन फैक्ट्री। कहां पर, फैक्ट्री में यूज हो रहा है फॉर प्रोड्यूसिंग एनी प्रोडक्ट। अभी इसके साथ साथ आप इस बात को भी समझ लो कि क्या अनप्रोडक्टिव वेजेस भी होता है। आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो वहां पर आप एक टर्म देखेंगे अनप्रोडक्टिव वेजेस। व्हाट इज अनप्रोडक्टिव वेजेस? अनप्रोडक्टिव वेजेस मतलब आप वेजेस तो पे कर रहे हो बट वो प्रोडक्शन के काम नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऑफिस में कुछ फर्नीचर का काम निकला है,
तो आपने किसी कारपेंटर को बुलाया, आपने बोला कारपेंटर को भाई कितना लोगे, वो बोला सर दिन के हिसाब से हम चार्ज करते हैं, पर डे का वी विल चार्ज 1000 रुपीज। आपके यहाँ पर अगर 10 दिन काम चलेगा तो वी विल चार्ज 10,000 रुपीज। हमने बोला ठीक है काम स्टार्ट करो, और काम उन्होंने स्टार्ट किया, और सपोज ये काम चला 15 डेज तक। अभी 15 डेज का पेमेंट कितना किया, 15,000। ये 15,000 है क्या, क्या ये सैलरी है, नहीं ये सैलरी नहीं है, ये तो पर डे के हिसाब से दिया ना। तो डेली बेसिस पे जो दिया गया उसे क्या कहते हैं, वेजेस। लेकिन क्या ये फैक्ट्री में काम हो रहा है, आंसर इज नो। ये ऑफिस में काम हो रहा है, ऑफिस के काम के लिए आपने वेजेस पे किया है। एक हिसाब से आपने क्या किया है यहाँ पर, अनप्रोडक्टिव वेजेस पे किया। क्या पे किया, अनप्रोडक्टिव वेजेस, हाँ या ना। तो इससे क्या कहा जाएगा, इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाएगा, और ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब भी प्रोडक्टिव वेजेस की बात होगी आप उसे ट्रीट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और जब भी अनप्रोडक्टिव वेजेस की बात होगी आप उसे लेकर के जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट आइटम, इंपोर्ट ड्यूटी। आपने गुड्स इंपोर्ट किए फॉरेन कंट्री से, तो आपको एक इंपोर्ट ड्यूटी मतलब टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगेन इट इज एन परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस, है ना। कोल, कोक, गैस, ये सब क्या, ये ईंधन है, फ्यूल है, फ्यूल है ना। उसके अलावा वाटर का इस्तेमाल होता है, ऑयल का इस्तेमाल होता है, ग्रीस का इस्तेमाल होता है। मोटिव पावर मतलब एक ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी पावर का रिक्वायरमेंट होता है, कहां पर होता है, फैक्ट्री में होता है। तो ये जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है जो फ्यूल का काम करेंगे, किसका काम करते हैं, फ्यूल का काम करते हैं। तो ये एक्सपेंस हमारे लिए डायरेक्ट इन नेचर है। कैसा है, डायरेक्ट इन नेचर, क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, और फैक्ट्री से रिलेटेड है तो कहां जाना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आइटम, रॉयल्टी ऑन परचेस और प्रोडक्शन। व्हाट इज रॉयल्टी, अभी समझिए बात को। सपोज कोई पर्टिकुलर पर्सन है या आर्टिस्ट है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर सिंगर का, ठीक है ना। सिंगर है हमारे पास किशोर कुमार, के। अभी के ने बहुत पहले बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, और गाने जब उन्होंने गाए तो उनका जो प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर ही फाइनेंसर होता है ना, तो जो प्रोड्यूसर था उनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट, कि मेरे जो गाने हैं ना इसका आप मुझे एक लमसम फीस तो देंगे, साथ ही साथ आप मुझे रॉयल्टी भी देंगे। क्या होता है रॉयल्टी, फीस। सपोज उन्होंने उस गाने का डिसाइड किया कि मुझे ये गाने के लिए 80 लाख रुपीस मिलने चाहिए, ठीक है ना। और उनका ऐसा एस्टिमेशन था कि इसके कम से कम 10,000 कैसेट्स तो सेल होंगे। कितने कैसेट सेल होंगे, 10,000, ठीक है ना। अच्छा, तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं ये जो गाना गा करके आपको दे रहा हूं इसका बेनिफिट मुझको लॉन्ग टर्म पीरियड तक होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने तो गाना एक बार गाया है, आप उसको बार बार क्या करोगे, कैसेट बना बना के बेचोगे, तो आप तो सालों साल कमाओगे। तो मुझको भी क्या चाहिए, कांस्टेंट इनकम चाहिए। तो उन्होंने रॉयल्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट किया और बोला कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी फिक्स करते हैं, से अबाउट 5,000। अगर 5,000 कैसेट के ऊपर जितना भी कैसेट प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, हर एक कैसेट के ऊपर या हर एक क्वांटिटी के ऊपर मैं कुछ अमाउंट चार्ज करूंगा। फॉर एग्जांपल 0.1%, या जो भी होगा 2%, 3%, जो भी उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या मिलता है, इसका बेनिफिट ये मिलता है कि आने वाले 60 या 80 ईयर्स तक जब तक इस कैसेट का प्रोडक्शन होगा, जब तक ये गाने चलेंगे, तब तक किशोर कुमार को क्या मिलेगा, रॉयल्टी। लास्ट 2008-9 में मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, किशोर कुमार के जो बेटे हैं अमित कुमार, ठीक है ना, उनको उनके रॉयल्टी के 17 करोड़ रुपए मिले। कितने मिले, 17 करोड़ रुपीस। क्यों मिले, क्योंकि बाप गाना गा के गया था, सोचो। और ये किसके वजह से मिला, रॉयल्टी के हिसाब से मिला। तो यहां पर ये वही रॉयल्टी है। इससे बेस्ट एग्जांपल है नोबेल प्राइज।
हमने देखा है कि जो डायनामाइट है ना, डायनामाइट जो डिस्ट्रक्शन का काम करता है, आपने देखा होगा ना कई बार जो हार्ड रॉक होते हैं या जो माउंटेन्स होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए वहां पे डायनामाइट्स लगाया जाता है। तो मिस्टर नोबल करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया और सोचा कि मैंने काम कितना आसान कर दिया, अब वर्कर्स को कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब डायनामाइट लगाओ और माउंटेन गिरा दो। बट आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने देखा ये लोग माउंटेन उड़ाने की जगह इंसानों को उड़ा दे रहे हैं, मालूम है ना, आतंकवादी गतिविधियां, तो ये लोग बॉम्ब बना रहे हैं। तो उनको बहुत दुख हुआ कि मेरा किया गया काम आज क्या कर रहा है, लोगों की जान ले रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि मेरे आविष्कार से जो भी रॉयल्टी मुझे मिलेगी, क्या मिलेगी मुझे, रॉयल्टी, तो साल में एक बार मेरे नाम से आप उस व्यक्ति को जिसने विश्व के लिए अच्छा काम किया उसको आप नोबेल प्राइज देंगे। क्या देंगे, नोबेल प्राइज। तो आज की भी तारीख में आप देखते हैं कि हर साल किसी ना किसी व्यक्ति का नामांकन आता है नोबेल प्राइज के लिए। तो नोबेल प्राइज में खाली उसको प्राइज नहीं मिलता, उसको प्राइज मनी भी मिलता है। और ये जो अमाउंट है वो कहां से आता है, ये जो डायनामाइट से बनाया गया प्रोडक्शन है ना, उससे जो इनकम जनरेट होता है उसकी रॉयल्टी है ये, और वो रॉयल्टी के रूप में प्रोवाइड की जाती है। समझ में आया? आई होप इट इज वेरी मच क्लियर कि रॉयल्टी किस पे प्रोवाइड किया जाता है, प्रोडक्शन। जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा उतना प्रोड्यूसर को रॉयल्टी पे करना पड़ेगा, जितना प्रोडक्शन होगा उतना रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। आज की भी तारीख में देखिए, आपने कई ओल्ड सॉन्ग्स को रिन्यू होते देखा होगा ना, रिमिक्स बोलते हैं आज की तारीख में। तो आप ऐसे ही किसी गाने को रिमिक्स नहीं कर सकते, आपको उस गाने का जो ओनर है, प्रोड्यूसर है, ये जो कंपनी ने लॉन्च किया तो उससे परमिशन लेना पड़ेगा। और जब आप परमिशन लेते हो तो आपको भी रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। आप किसी और का गाना, गाया हुआ गाना खुद गा करके रिमिक्स करके फिर उसको सेल नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट यूज इट फॉर कमर्शियल पर्पस। उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा और रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी पर प्रोडक्शन बेसिस पे। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि रॉयल्टी क्या होती है, रॉयल्टी इज पेड ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी इज पेड ऑन प्रोडक्शन। यस सर। नेक्स्ट आइटम इज प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। प्राइमरी पैकिंग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्राइमरी पैकिंग। देखो दो टाइप की पैकिंग होती है, एक होती है पैकेजिंग, पैकेजिंग को बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग, और दूसरा होता है पैकिंग। ठीक है ना। अभी फॉर एग्जांपल आपने पार्ले जी का प्रोडक्ट देखा होगा, किसका प्रोडक्ट देखा, पार्ले जी का। अभी पार्ले जी के जो बिस्कुट्स रहते हैं, है ना, बिस्किट्स बनते हैं ना पार्ले जी के, वो बिस्किट्स क्या खुले मिलते हैं, नहीं, उनको प्लास्टिक रैप किया जाता है। क्या किया जाता है, प्लास्टिक रैप किया जाता है। ठीक है ना। अब ये जो पार्ले जी के बिस्किट को प्लास्टिक से रैप किया उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, ये जो प्लास्टिक के रैपर हैं इसको कार्टन्स में डाला जाएगा। किस में डाला जाता है, बॉक्स में। बॉक्स में इसको डाल करके रखा जाएगा। यस। अब बॉक्स में जब इसका पैकिंग हो रहा है, बॉक्स में क्यों पैकिंग हो रहा है, ट्रैवलिंग पर्पस के लिए। किसके लिए हो रहा है, ट्रैवलिंग पर्पस के लिए, कि ट्रैवलिंग के दौरान इन बिस्किट्स को कोई डैमेज ना हो, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन भी इजीली हो। तो इसको सेकेंडरी पैकिंग बोला जाता है, जहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर हम जो प्रोडक्ट है उसको ट्रैवलिंग के दौरान सेफ रखने की कोशिश करते हैं। सो दीज आर पैकिंग विच इज रिलेटेड टू सेल्स। पैकिंग इज रिलेटेड टू सेल्स, बट प्राइमरी पैकिंग इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। प्राइमरी पैकिंग इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है। So charges paid while पैकिंग इन दी फैक्ट्री, है ना, प्राइमरी पैकेजिंग जो होती है उस समय जो चार्जेस हम पे कर रहे हैं दैट विल बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट इन नेचर। डायरेक्ट है तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट इज फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग। फैक्ट्री में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, हीटिंग का यूज हो रहा है ना, कई चीजों को हमको हीट करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कैश्यू,
काजू जो होता है ना, काजू निकालने के लिए आपको उसका जो शेल होता है उसको पहले बहुत हीट करना पड़ता है, उसके बाद ही कैश्यू उसमें से इजीली निकलता है। तो ऐसे केस में जो हीटिंग है, लाइटिंग है, ये फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, फैक्ट्री का जो भी रेंट पे कर रहे हैं और फैक्ट्री का जो भी इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, ये सारी चीजें डायरेक्ट नेचर की हैं। इसके बाद है वर्क मैनेजर सैलरी। आप बोलेंगे सर सैलरी है तो यहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि जो वर्क का मतलब होता है ना, वर्क का मतलब होता है फैक्ट्री, तो ये कहने का मतलब है फैक्ट्री मैनेजर सैलरी। क्या मतलब है? फैक्ट्री मैनेजर सैलरी। तो अगर कोई चीज फैक्ट्री से रिलेटेड है सो डेफिनेटली इट शुड कम वेयर, इट शुड कम इन दी ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्रेडिट साइड में आ जाते हैं। क्रेडिट साइड में सबसे पहला आइटम है सेल्स, जो कि क्या शो करता है? डायरेक्ट इनकम। क्या शो करता है? डायरेक्ट इनकम। उसमें से अगर कोई सेल्स रिटर्न, मतलब आपने किसी कस्टमर को गुड्स सेल किया था, ड्यू टू एनी रीजन, एक्स वाई जेड रीजन, आपके कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया, उसको गुड्स पसंद नहीं आया, या गुड्स एज पर सैंपल नहीं था, या गुड्स एज पर क्वांटिटी जो बोला गया था वैसा नहीं था, तो उन्होंने रिटर्न कर दिया, तो आपको क्या कर देना, उसमें से लेस कर देना है, और जो फाइनल सेल है उसको आप आउटर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। अभी इस बात पे आप ध्यान रखो, कई बार एक क्वेश्चन उठता है कि सर ठीक है सेल समझ में आता है, वो इनकम है, लेकिन अदर देन सेल से बाकी आइटम में तो कोई इनकम या गेन दिखाई नहीं देता। एंड इट्स रियलिटी कि यस, सेल्स को आप छोड़ दें तो इसमें कोई इनकम और गेन दिखाई नहीं देता, जबकि नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जब तक बात सेल्स की चल रही थी तब तक तो सर सब समझ में आया, ओके ओके था, बट जब ये सारी लॉस की बात आ रही है, थेफ्ट की बात आ रही है, तो आप इसको क्रेडिट में क्यों लिख रहे हो? तो क्रेडिट में लिखने की ये वजह है कि जब कोई आइटम आता है तो आप उसको डेबिट में लिखते हो, जैसे परचेस, परचेस किया, वो आइटम आया, लेकिन जब कोई आइटम बाहर जाता है कोई भी रीजन की वजह से, है ना, स्टॉक बाहर गया, क्यों गया? सेल किया था, स्टॉक बाहर गया, क्यों गया? क्योंकि फायर अकर हो गया और जल गया, गया मतलब बाहर गया, या चोरी हो गया, या आपने फ्री सैंपल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या एक्सीडेंट में गुड्स चला गया, या गुड्स पार्टनर ने निकाल लिया, किसी भी कारण की वजह से अगर गुड्स ऑर्गेनाइजेशन के बाहर गया तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आया था तो डेबिट किया था, गया तो क्रेडिट कर दिया। क्या बुरा किया? आया ना? लॉजिकल है कि जब गुड्स आया था तो हमने क्या किया? डेबिट किया, और जब गुड्स गया, अब रीजन कोई भी होने दो, वो सेल्स का रीजन हो, फायर का रीजन हो, थेफ्ट का रीजन हो, या फ्री सैंपल जैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक्सीडेंट में लॉस हो गया, या कोई पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, किसी भी रीजन की वजह से गुड्स चला गया, तो उसे क्या किया जाएगा? यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, आगे की बात करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, जैसे हमने यहाँ पर देखा, ओपनिंग स्टॉक को डेबिट किया जाता है, क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन में इस साल यूज होगा। वैसे क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया जाता है? क्रेडिट में लिखा जाता है। क्यों क्रेडिट में लिखा जाता है? क्योंकि वो इस साल प्रोडक्शन में यूज नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर होगा। दिस ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम नेक्स्ट ईयर्स ओपनिंग स्टॉक। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? तो क्लोजिंग स्टॉक जो चीज है वो इस साल प्रोडक्शन में यूज होने वाला है क्या? आंसर इज नो, तो वो हमारा खर्चा है ही नहीं। तो क्या करो, उसको क्रेडिट में शो कर दो, उसको इस खर्चे वाले चीजों से बाहर हटा दो, साइड में कर दो, तो हम उसको साइड कर देंगे, और नेक्स्ट ईयर फिर से उसको हम किस में ले लेंगे? एक्सपेंडिचर में ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से जब आप इसका टोटल करते हो तो आप चेक करते हो विच साइड इज मोर, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड ज्यादा है, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो आपको मिलेगा लॉस, क्योंकि डेबिट साइड एक्सपेंस होता है, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। कैसे मिलेगा? जो साइड ज्यादा है आप उसके करस्पॉन्डिंग साइड से, अदर साइड से लेस कर दोगे। फॉर एग्जांपल, यहां पर टोटल आया 60,000 और यहाँ पे टोटल आया 50,000। ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे, आप दोनों साइड में 60,000 लिखकर उसमें 50,000 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये कितना शो करेगा? 10,000 प्रॉफिट, 10,000 प्रॉफिट।
ठीक है, तो जिस तरीके से आप लोग लेजर को टैली करते हो उसी तरीके से यहाँ पर आपको टैली करना है, और जब आप कास्टिंग करेंगे तो या तो आपको प्रॉफिट मिलेगा या तो आपको लॉस मिलेगा, और इसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों ग्रॉस कहा जाता है? क्योंकि अभी तक इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस नहीं किया गया और इनडायरेक्ट इनकम को ऐड नहीं किया गया। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बचा हुआ है, इसलिए तब तक ये ग्रॉस है। जब इसमें से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी फिल्टर कर दोगे तो हमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस मिल सकता है। यस, क्लियर टू एवरीवन? डन? So moving towards next particular format, and that is profit and loss account. As usual, this thing as well we have done in the 11th standard. So let us take each and every item one by one. First item is salary. First item क्या है? Salary. अब salary किसको पे किया जाता है? Salary is paid to employee. Employee कहाँ होता है? Employee होता है ऑफिस में। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो वो किससे रिलेटेड होगा? वो रिलेटेड होगा ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स और फाइनेंशियल एक्टिविटी। ऑफिस से होगा, एडमिनिस्ट्रेशन से होगा, सेल्स से होगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी से होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस है, इनकम है, तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर के जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल एक्टिविटी। आपने बोला एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट किससे रिलेटेड है? सेल्स से रिलेटेड है। आपने बोला टेलीफोन चार्जेस, किससे रिलेटेड है? ऑफिस से रिलेटेड है। आपने बोला प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, किससे रिलेटेड है? एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। हाँ या ना? तो जो भी खर्चा आपका ऑफिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से, सेल्स से, फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड होगा, या मैं बोलूं कि जो डायरेक्ट नहीं होगा वो इनडायरेक्ट होगा। कितना सिंपल है कि नहीं? जो डायरेक्ट नहीं होगा मतलब जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, जो परचेस से रिलेटेड नहीं है, वो सब इनडायरेक्ट है। वो सब इनडायरेक्ट है। तो यहां पर जो सैलरी है, क्या है? यहां पर जो सैलरी है वो एम्प्लॉय से रिलेटेड है, क्यों? एम्प्लॉय को हम मंथली पेमेंट करते हैं और एम्प्लॉय काम करता है ऑफिस में, और हेंस इट इज इनडायरेक्ट इन नेचर। अच्छा, दूसरा वर्ड दिया सैलरी एंड वेजेस। पहला वर्ड कौन सा है यहाँ पर? देखो सैलरी। फर्स्ट वर्ड सैलरी है तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता, ये क्या होता? टू वेजेस एंड सैलरी, तो पहला वर्ड क्या होता? वेजेस। तो हम इसको कहां लेकर के जाते थे? इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर के जाते थे। हेलो, अगर वेजेस एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग अकाउंट, और अगर सैलरी एंड वेजेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, समझ में आया? तो इस तरीके से हमको इसको डिफाइन करना है। फर्स्ट वर्ड के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है। नेक्स्ट, रेंट एंड रेट्स। अब ये किसकी बात कर रहे हैं? ये ऑफिस रेंट की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ऑफिस का रेंट होगा तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ये फैक्ट्री रेंट होता तो कहां जाता? ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन ये कौन सा रेंट है? ऑफिस रेंट। क्यों सर ये ऑफिस रेंट क्यों है? क्योंकि कुछ बोला नहीं है। अगर ये फैक्ट्री का होता तो स्पेसिफाई किया होता फैक्ट्री का रेंट। इफ नथिंग हैज बीन मेंशन्ड तो हम क्या समझेंगे? ऑफिस का रेंट, जनरल assumption। सिमिलरली यहां पर देखो इंश्योरेंस। अगर ये फैक्ट्री का इंश्योरेंस होता तो लिखा होता फैक्ट्री इंश्योरेंस, लेकिन ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसे केस में क्या होगा? ये जो इंश्योरेंस है ये भी ऑफिस का है, और ऑफिस का है तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग। अब ये छोटी मोटी जो आपके ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग ऐसा कहा जाएगा तो हमको समझना है ऑफिस का। लेकिन अगर कहा जाए फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग या फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, तो आप कहां लेकर के जाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट। टेलीफोन एंड पोस्टेज। पोस्ट ऑफिस के जो भी चार्जेस रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोस्टेज। तो टेलीफोन का एक्सपेंसेस, मोबाइल बिल का एक्सपेंसेस, है ना, इंटरनेट का चार्जेस आप पे कर रहे हो, ये सब कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, है ना, जो भी प्रिंटिंग का खर्चा आपका, फिर स्टेशनरी, कैलकुलेटर, पेंसिल, इरेजर,
ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपका स्टेशनरी में आ जाता है वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि कहाँ यूज होता है? ऑफिस में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन, किसकी बात कर रहे हैं? सेल्समैन। सेल्समैन का खर्चा किससे रिलेटेड हो गया? सेल्स से रिलेटेड हो गया, है कि नहीं? तो जो सेल्समैन को हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस दे रहे हैं, दैट विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज इनडायरेक्ट इन नेचर, क्योंकि सेल्समैन का सैलरी का फैक्ट्री से कुछ लेना देना नहीं होता, प्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट आइटम इज डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? एक पूरा चैप्टर हमको 11th स्टैंडर्ड में था, और हमने डेप्रिसिएशन में बार बार यही देखा कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, जिसकी वजह से एसेट का वैल्यू रिड्यूस होता है। और आपने देखा होगा जहां पर डेप्रिसिएशन का हम अकाउंट बनाते थे, डेप्रिसिएशन में जो भी बैलेंस बचता था उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट करते थे, हाँ या ना? याद आता है? तो वो यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जहां पर हमको ये डेप्रिसिएशन शिफ्ट करना है। ठीक है, तो आज हमको ये मालूम पड़ा कि वो जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू था जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वहां पर शिफ्ट किया जाता था, ये वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इट्स वेयर एंड टेयर, है ना? यूसेज की वजह से जो उसका रिडक्शन होता है वो हम लोग यहाँ पर चार्ज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्यों चार्ज किया? क्योंकि ये डेप्रिसिएशन माना जाता है कि ऑफिस असेट के ऊपर है। किसके ऊपर है? ऑफिस असेट के ऊपर। अगर फैक्ट्री के असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन होगा तो वो क्लियरली मेंशन करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री मशीनरी, ऐसा मेंशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, लोडिंग चार्जेस। अच्छा, ये लोडिंग चार्जेस जो इन्होंने बताया, ये किसके लिए बताया? जनरली देखो, आपकी जो फैक्ट्री है वहां पर आपको गुड्स लोड और अनलोड करना पड़ता है ना? अनलोड का मतलब गुड्स खाली कराना, ट्रक में से नीचे उतारना। तो आप ट्रक में से नीचे गुड्स कब उतारोगे? जब आप परचेस करोगे, और परचेस से रिलेटेड होगा तो कहां जाएगा? अनलोडिंग होगा तो ट्रेडिंग में। लेकिन जब आप लोड कर रहे हो, लोड कर रहे हो मतलब क्यों लोड कर रहे हो? क्योंकि कहीं बेचना होगा तभी तो लोड कर रहे हो। तो सेलिंग से रिलेटेड होता है ये लोडिंग चार्जेस, रिलेटेड टू सेल, रिलेटेड टू सेल। ठीक है, और सेल से रिलेटेड इसलिए कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट इज ऑडिट फीस। हम आफ्टर ईयर जानना चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या, लॉस क्या, और हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम ऑडिट कराते हैं। क्या कराते हैं? ऑडिट। किसके पास से ऑडिट कराते हैं? हम चार्टेड अकाउंटेंट के पास से इसको ऑडिट कराते हैं। तो जो पर्टिकुलर पर्सन इसको ऑडिट करता है उसको ऑडिट फीस पे करना पड़ता है ना? तो ये भी हमारा क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब ये प्रोडक्शन से, फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, हेंस इट इज इनडायरेक्ट इन नेचर। फिर है एंटरटेनमेंट, है ना? एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। अच्छा, किसका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं? भाई कभी कभी होता है ना, आपने कुछ वर्कर के लिए एंटरटेनमेंट रख दिया, ऑर्केस्ट्रा जैसा रख दिया, या छोटी सी पार्टी रख दी, रिफ्रेशमेंट रख दिया, है ना? कभी कभी विवेक बिंद्रा का प्रोग्राम रख दिया, थोड़ा एंटरटेन हो गए लोग, है कि नहीं? तो ऐसे केस में अगर कोई आप एंटरटेनमेंट एक्सपेंस इंकर करते हो तो वो भी क्या है? इनडायरेक्ट इन नेचर। जैसे कंपनी ने सेल्समैन को कुछ टारगेट दिया था, और आफ्टर फ्यू मंथ सेल्समैन जितने भी थे हमारे, उन्होंने वो टारगेट अचीव कर लिया, तो हमने एक पार्टी थ्रो कर दी। तो ये पार्टी क्या है? एंटरटेनमेंट है। नेक्स्ट, रिपेयर्स, रिन्यूअल, मेंटेनेंस। अगर आपके ऑफिस में कोई रिपेयर हो रहा है, रिन्यूअल हो रहा है, मेंटेनेंस का काम हो रहा है, तो वो भी यहाँ पर आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंस? फाइनेंशियल एक्सपेंस, है ना? आपने लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ये भी इनडायरेक्ट नेचर का है। सन्ड्री और मिसलेनियस, मिसलेनियस और सन्ड्री, है ना? ये जो सुंदरी है, सुंदरी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सन्ड्री बोलेंगे। अच्छा, ये जो सन्ड्री और मिसलेनियस, इसका मतलब क्या होता है? कुछ छोटे मोटे एक्सपेंस को मिला करके एक बड़ा एक्सपेंस आपने बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, डेली का टी एक्सपेंसेस होता था, आपका जो स्टाफ है डेली का ना 50 रुपए का चाय पी जाता है, तो आप भाई रोज टी एक्सपेंस लिखने के बजाय क्या करते हो? मंथली पेमेंट कर देते हो, है ना? तो छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस है, टी है, स्नैक्स है, ऐसे जो एक्सपेंसेस है मिला के 2-3 हजार का जो एक्सपेंस बनता है, उसको आपने बोल दिया सन्ड्री एक्सपेंस। तो वो भी आपका ऑफिस का स्मॉल एक्सपेंसेस है। कन्वेयंस, नेक्स्ट आइटम क्या है?
कन्वेयंस। कन्वेयंस का मतलब क्या है? कन्वेयंस का मतलब होता है ऑफिस से घर तक और घर से ऑफिस तक का खर्चा आप एम्प्लॉय को देते हो। ट्रैवलिंग अलाउंसेस देते हैं ना हम अपने एम्प्लॉय को। कोई आपका एम्प्लॉय रहता है घाटकों पर और उसको उसका ऑफिस है सीएसटी, तो जो ऑफिस वाले बोलते हैं कि एक काम करो, हम आपको ना ट्रैवलिंग अलाउंस देते हैं, आपके घर से ऑफिस तक, ऑफिस से घर तक का जो खर्चा होता है आपको हम लोग ट्रेन का पास निकाल करके देंगे, या आपको मंथली में एक अमाउंट हम दे देंगे, तो वो क्या है? ट्रैवलिंग अलाउंस। उसको बोलते हैं कन्वेयंस। क्या बोलते हैं? कन्वेयंस। ठीक है, तो ये भी किससे रिलेटेड है? ऑफिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन एक्सीडेंट। सर ये जो लॉस है हमने और कहीं पर भी देखा था। कहां पर देखा था? हमने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट में। हेलो, है ना? यहां पर भी देखा था। तो ये यहां पर क्रेडिट में क्या कर रहा है और ऐसी ही सेम चीज यहां पर डेबिट में क्या कर रही है? तो बात को समझो। फॉर एग्जांपल हमारा जो गोडाउन है, ठीक है ना, हमारा जो गोडाउन है हमने वहां पर स्टॉक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? स्टॉक। अच्छा, स्टॉक का वैल्यू क्या है? छोटा एग्जांपल लेते हैं, 2 लाख रुपीज, बराबर है। अच्छा, अचानक यहां पर फायर अकर हुआ। क्या अकर हुआ? फायर। और इस फायर की वजह से, ये जो फायर अकर हो गया, इस फायर की वजह से यहाँ का जो स्टॉक था वो डैमेज हो गया, है ना। लगभग हम समझ सकते हैं हमको 1,50,000 रुपीज का लॉस हुआ। या मैं चलो पूरा पकड़ लेता हूँ, पूरा का पूरा स्वाहा हो गया, है ना, सिर्फ राख बची हुई है। ये अच्छी बात थी कि हमने इसका इंश्योरेंस निकाल के रखा था। क्या निकाल के रखा था? इंश्योरेंस। अभी फायर इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि भाई हमने आपके यहाँ का सर्वे किया है, आपका जो गुड्स का लॉस हुआ है, हम लोग आपको 1,50,000 रुपीज तक का क्या दे सकते हैं? कवर दे सकते हैं, मतलब क्लेम दे सकते हैं। हम आपको 1.5 लाख रुपए पे करेंगे आपके नुकसान के लिए। हमारे हिसाब से नुकसान 1.5 लाख का है, भाई उन्होंने जो भी कैलकुलेशन किया होगा। मेरे गोडाउन में तो स्टॉक कितने का था? 2 लाख रुपीज का था, और वो लोग कितना देने को तैयार है? 1,50,000। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरे गोडाउन से कितना स्टॉक गया। कितना स्टॉक गया? 2 लाख रुपीज का गुड्स गया। तो मैं यहां पर लॉस बाय फायर जितना गया है ना, जितना गया, यहां पर मैं क्या क्या लिखूंगा? यहां पर मैं लिखूंगा 2 लाख। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब मैं चेक करूंगा मुझे मिलने कितना वाला है। रिसीवेबल कितना मिलने वाला है? मुझे 1,50,000 मिलने वाला है, तो वो मेरे लिए हो जाएगा असेट, क्योंकि मिला तो नहीं है ना, मिलेगा। वो क्या हो जाएगा? असेट। और जो मुझे नहीं मिला, 50,000 मुझे नहीं मिलने वाला, तो ये मेरा क्या है? ये मेरा है लॉस। और इसी लॉस को यहां पर दिखाया गया है, एक्चुअल लॉस, जो पैसा मुझे मिलने वाला नहीं है। तो आपको इसमें 3 बातें समझनी है। एक, वो जो स्टॉक गया, स्टॉक जो गया वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। जो मेरा लॉस हो गया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, मतलब मेरा एक्चुअल लॉस, क्योंकि बाकी का पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है। तो जो पैसा कंपनी देने वाली है वो हम लिखेंगे एसेट में। कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट, एसेट साइड। इसी तरीके से आप फायर लॉस बाय थेफ्ट का ले सकते हो, लॉस बाय एक्सीडेंट का भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। गेटिंग इट एवरीवन? सिमिलरली, अगर कोई गुड्स आप फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो गुड्स आपके ऑर्गेनाइजेशन से गया तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, और पूरा का पूरा आपने ये जो फ्री सैंपल के हिसाब से दिया, क्यों दिया? एडवर्टीजमेंट के लिए, तो वो एडवर्टीजमेंट के नाते यहां पर भी आएगा। यस, तो इसकी 2 जगह बन जाती है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड को भी अफेक्ट कर रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड को भी ये आइटम्स अफेक्ट कर रहे हैं। लेट अस टेक goods distributed as free sample once again. What is goods distributed as free sample? कभी कभी या जनरली जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यू गुड्स मार्केट में लॉन्च करता है,
आपने कई बार देखा होगा शैम्पू के रूप में शैम्पू सेशेस आपके घर पे आकर के वो फ्री सैंपल दे करके जाते हैं, है ना। अच्छा क्यों दे रहे हैं फ्री सैंपल? ताकि आप लोग यूज करें। आपने कभी मॉल वगैरह विजिट किया होगा तो कोई न्यू बिस्किट मार्केट में आता है या कोई न्यू फ्लेवर का मिल्क आता है या कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो वो फ्री सैंपल सबको प्रोवाइड करता है। अच्छा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? ताकि लोग उसको एक बार टेस्ट करें और टेस्ट करने के बाद उसका सेल इंक्रीज हो। तो इनडायरेक्टली इट्स अ एडवर्टीजमेंट। क्या है ये है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। आप फ्री में दे रहे हो लेकिन आप अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हो ना। तो पहली चीज, जब भी आप गुड्स दे रहे हो तो गुड्स ऑर्गेनाइजेशन से बाहर गया, हमने डिसाइड किया था जब भी गुड्स ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाएगा तो हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर लिख देंगे कि गुड्स गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया 50,000 का गुड्स हमको फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करना है फॉर एडवर्टीजमेंट, तो आप यहां पर कितना लिख देंगे? 50,000। सिमिलरली ये 50,000 का अमाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में भी आएगा, तो यहां पर भी आप लिखेंगे 50,000। क्यों? क्योंकि आपने एडवर्टीजमेंट कॉस्ट के जैसा इसको बेयर किया है। गेटिंग इट एवरीवन? मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, कमीशन अलाउड और गिवन। अभी हमने क्या किया, हमने किसी एजेंट को बुक किया था। कई बार होता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है तो हम लोग क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को बुक करते हैं, या कोई भी कारण हो किसी एजेंट को बुक किया था, उसे हमें कमीशन पे करना पड़ा। तो ऑब्वियसली इट इज इनडायरेक्ट इन नेचर, या सेल्स के लिए हमने किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, कौन से डिस्काउंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर कैश डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने कैश डिस्काउंट दिया है तो आपके लिए एक्सपेंस है, लॉस है, तो डेबिट रखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके अलावा अलावेंसेस है, अलावेंसेस मतलब आपने किसी का कुछ रीइंबर्समेंट किया है ना, जैसे ट्रैवलिंग अलावेंसेस है या पेट्रोल अलावेंसेस है, ऐसा कोई अलावेंसेस आपने अपने एम्प्लॉय को दिया हुआ है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट किससे रिलेटेड हो जाता है? सेल से रिलेटेड हो जाता है, तो ऑब्वियसली कहां पर आ जाएगा? डेबिट साइड में। कैरिएज आउटवर्ड, कैरिएज आउटवर्ड, अगेन ये आउटवर्ड आपने किस पे किया है? सेल्स पे। अच्छा इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपका एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है जहां पर आप टीवी सेल करते हो। कहां पर है ये? आपका शोरूम मुलुंड में है, ठीक है ना। एक व्यक्ति आता है जो रहता है घाटकोपर में और उसको वो टीवी पसंद आता है, बोला भाई मेरे को ये टीवी चाहिए, मैंने परचेस किया, लेकिन क्या आप मुझे ये फ्री में डिलीवर कर देंगे? तो आपके मुलुंड वाले जो शोरूम था उसने बोला हाँ सर हम आपको फ्री में डिलीवर कर देंगे, नो नीड टू पे एनी डिलीवरी चार्जेस। लेकिन ये कुछ ना कुछ व्हीकल तो बुक करेंगे ना, तो क्या उनको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो इन्होंने गुड्स इनके मुलुंड से कहाँ पहुंचाया? घाटकोपर पहुंचाया, और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया, लेकिन पे तो किया होगा। तो जो पे किया है ट्रैवलिंग चार्जेस, या आप उसे बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, उसे हम क्या बोलेंगे? कैरिएज आउटवर्ड। क्या बोलेंगे? कैरिज। क्यों कैरिएज आउटवर्ड? क्योंकि ये सेल्स के दौरान पे किया गया। किसके दौरान? सेल्स के दौरान। गेटिंग इट? तो सेल्स के दौरान अगर आप कोई कैरेज पे करते हैं इस तरीके का, फ्री होम डिलीवरी जैसा, फ्री ट्रांसपोर्टेशन टिल योर होम, तो उसे कहा जाएगा कैरिएज आउटवर्ड। सर अगर ये आउटवर्ड वर्ड नहीं दिया होता, मतलब डायरेक्टली हमें एग्जाम में कैरिएज दिया हुआ है, तो क्या समझने का? तो उसे हमेशा इनवर्ड समझने का, क्योंकि ज्यादातर कैरिएज इनवर्ड पे होता है, आउटवर्ड पे रेयर होता है। समझा क्या? तो जनरल अजम्पशन यहाँ पर इनवर्ड है, जनरल अजम्पशन यहाँ पर इनवर्ड है, बट स्पेसिफिकली अगर आपको आउटवर्ड दिया हुआ है तो आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट इज सेल्स चार्जेस, मतलब सेल करने के समय आपने अगर कोई चार्जेस पे किया हुआ है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है? जब आपका डेटर आपको पैसे देने से मना कर देता है। अच्छा क्यों मना करता है? क्योंकि आपने क्रेडिट सेल किया था। क्या किया था? क्रेडिट सेल। तो सेल से रिलेटेड हो गया ना। आपने सेल किया, क्रेडिट में किया, सामने वाले ने बोला था मैं पैसा दूंगा, लेकिन एन मोमेंट पे कोई ऐसा रीजन हो गया, कोरोना हो गया, उसने पैसे नहीं दिए, तो हमारा क्या हो गया? बैड डेट्स, लॉस हो गया। तो बैड डेट्स होने की वजह से हमें इनडायरेक्ट लॉस हुआ। कैसा लॉस हुआ? इनडायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। ऐसा बहुत रेयर होता है बट कुछ आइटम्स के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगाई
जाती है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाया जाता है एक्सपोर्ट करने पर, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। गवर्नमेंट को आप टैक्सेस पे कर रहे हैं, वो यहाँ पर आएंगे। जनरल एक्सपेंसेस है या ट्रेड एक्सपेंस है, वो भी यहाँ पर आएगा। अब इस बात को समझो, ये जो ट्रेड एक्सपेंस है इसको ध्यान देना। एग्जाम में जब आपको ट्रायल बैलेंस आए, क्या है, ट्रायल बैलेंस, और उसमें वर्ड आपको दिया हुआ है ट्रेड एक्सपेंस, तो आपको सबसे पहले वहां पर देखना है कि क्या ये अकेला है, ठीक है ना, क्या ये अकेला यहां पर दिया हुआ है, या उसके साथ कहीं पर जनरल एक्सपेंस दिया है, या फिर मिसलेनियस एक्सपेंस दिया है, या फिर अदर एक्सपेंस दिया है, या फिर सन्ड्री एक्सपेंस दिया है, या फिर ऑफिस एक्सपेंस दिया है। ये पांचों में से कुछ और भी दिया है तो उसका ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। कैसे? क्योंकि ये दिया हुआ है ट्रेड, क्या दिया हुआ है, ट्रेड, और परचेस को भी ट्रेड कहा जाता है, सेल्स को भी ट्रेड कहा जाता है। तो ट्रेड एक्सपेंस ऐसा आइटम है जो ट्रेडिंग अकाउंट में भी आ सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आ सकता है। तो अगर लड़की अकेली है तो वो जाएगी अपने ससुराल, कहाँ जाएगी, ससुराल, और ससुराल उसका किधर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कब, जब लड़की अकेली है। लेकिन इनमें से अगर कोई उसकी सौतन आ गई, सौतन समझता है ना, सेकंड वाइफ, लड़की जब तक अकेली थी तो कहाँ रह रही थी, ससुराल में रह रही थी, ससुराल किधर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अगर इनमें से कोई सौतन दिख गई, चाहे जनरल एक्सपेंस हो, चाहे मिसलेनियस एक्सपेंस हो, चाहे अदर एक्सपेंस हो, चाहे सन्ड्री एक्सपेंस हो, चाहे ऑफिस एक्सपेंस हो, इसमें से साथ में कोई है, तो ये चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसका दरवाजा वहां बंद हो जाएगा। इसको जाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ जाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ये बात समझ में आया क्या? सो ट्रेड एक्सपेंस अगर अकेली है तो वो जाएगी ससुराल, और उसका ससुराल कहाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अगर उसके साथ में ये सारे एक्सपेंस में से कोई भी एक एक्सपेंस होगा, तो ये एक्सपेंस वो जगह बदल देगा, ये लोग चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ट्रेड एक्सपेंस को जाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर है क्या? तो क्या समझ में आया? अगर ट्रायल बैलेंस में आपको यहां पर एक आइटम दिया गया, क्या दिया गया, आपको दिया गया टू ट्रेड एक्सपेंसेस, क्या दिया गया, टू ट्रेड एक्सपेंसेस। अब ट्रेड ऐसा वर्ड है जो हम सेल्स को भी बोलते हैं और परचेस को भी बोलते हैं। तो हम क्या समझे, अगर ट्रेड एक्सपेंस सिंगल दिया हुआ है, उसके साथ में और कोई अदर आइटम नहीं है, अदर आइटम हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो अगर ये सिंगल वे में दिया हुआ है तो ट्रेड एक्सपेंस का रास्ता कहां पर है, ट्रेड एक्सपेंस का रास्ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां पर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर इसके सौतन आ गए, कौन आ गए, इसके दूसरे सौतन आ गए, कौन आ गए, साथ में आपको दिखाई दे रहा है जनरल एक्सपेंस, या फिर आपको दिखाई दे रहा है अदर एक्सपेंस, है ना, या तो ऑफिस एक्सपेंस, या फिर सन्ड्री एक्सपेंस, या फिर मिसलेनियस एक्सपेंस। ये पांच में से कोई भी एक ऐसा नजर आ गया तो ये पांचों के पांचों क्या है, ट्रेड एक्सपेंस की सौतन है। तो ये बोलेंगे भाई तुम्हारा पत्ता अभी कट हो गया, है ना, तुम्हारा पट्टा अभी कट हो गया। अब हम लोग यहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में। समझा क्या? तो पहले अगर ट्रेड एक्सपेंस सिंगल है, अकेला है, तो उसका रास्ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
लेकिन अगर उसके साथ इसमें से कोई भी आइटम दिखाई दिया तो ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेड एक्सपेंस अपना रास्ता बदल देगा और कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। और बाकी सारे आइटम्स में से जो कोई भी दिया है, अदर एक्सपेंस दिया हो, ऑफिस एक्सपेंस दिया हो, वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। गेटिंग इट एवरीवन? नेक्स्ट इज लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पर हमें लीगल चार्जेस पे करने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी बुक की तो आपको लॉयर का वहां पर हेल्प लगेगा क्योंकि एग्रीमेंट वगैरह बनाना है, राइट है। तो उसको जो लीगल चार्जेस आप पे कर रहे हो, या कंपनी पे किसी ने केस कर दिया तो उसके खिलाफ केस लड़ना है तो लीगल चार्जेस पे कर रहे हो, एक्स वाई जेड रीजन, तो लीगल चार्जेस यहाँ पर आ जाएगा इनडायरेक्ट इन नेचर क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है। प्रोफेशनल चार्जेस, किसी प्रोफेशनल पर्सन का हमने हेल्प लिया हुआ है ना। सपोज हमारे यहाँ पर हमको इंटीरियर डेकोरेशन का काम करना था तो हमने आर्किटेक्ट को बुलाया कि हमारे ऑफिस को आप डिजाइन कर दो, तो वो क्या हो गया, प्रोफेशनल चार्जेस। नेक्स्ट बैंक चार्जेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है। सॉलिसिटर्स चार्जेस, सॉलिसिटर्स मतलब वो अगेन एडवोकेट का हो जाता है, ठीक है ना। एडवोकेट को जो हमने फीस पे की है, हमारे खिलाफ कोई केस वगैरह किया होगा तो उसे लड़ने के लिए, तो सॉलिसिटर मतलब कौन हो जाता है, एडवोकेट। सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, सेकेंडरी मतलब जैसे आप बहुत सारा आइटम गनी बैग्स में पैक करते हो, जैसे आपका जो फूड ग्रेन्स होता है, या जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया पार्ले जी, आप कार्टन बॉक्सेस जो होते हैं ना, कार्टन में भरते हो, या मिल्क आपने देखा होगा प्लास्टिक के कार्टन में आता है, राइट। तो ये सेकेंडरी पैकिंग होता है जहां पर ट्रैवलिंग पर्पस के लिए या सेलिंग पर्पस के लिए, आप फ्रिज रेफ्रिजरेटर आपने देखा होगा, थर्माकोल की पैकिंग की जाती है बाहर से, क्यों की जाती है, ताकि उसका ट्रांसपोर्टेशन सेफली हो पाए, तो इसको हम सेकेंडरी पैकिंग बोलते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, कोई असेट आपने क्या किया, लॉस में सेल किया। फॉर एग्जांपल असेट आपके पास था 50,000 रुपीज का, उसका WDV वैल्यू, लेकिन आपको उसको 45,000 में सेल करना पड़ा, तो आपको लॉस कितने का हुआ, 5,000। तो ये जो 5,000 का लॉस है ना, वो यहां पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो क्या हो गया, आपका डेबिट और क्रेडिट में से लेस करके, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस आएगा। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट जो आपको वहां पर मिला था, कहां पर मिला था ग्रॉस प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट एंड लॉस के पहले जो आपने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, वहां पर आपको मिला था ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था डेबिट साइड में, आप उसको ब्रॉट डाउन करोगे क्रेडिट साइड में। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक स्पेस आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के लिए छोड़ना है, वहां पर कैरी डाउन तो यहाँ पर ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड, आपने किसी का काम करके दिया एज ए एजेंट तो आपको कमीशन मिला, इनकम है लेकिन इनडायरेक्ट है क्योंकि ये आपका कोर बिजनेस नहीं है। दूसरा, आपको किसी सप्लायर ने डिस्काउंट दिया, या आपने किसी को लोन दिया था, आपको इंटरेस्ट मिला हुआ है, या आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में शेयर खरीदा था, आपको उसका डिविडेंड मिला है, या आपने किसी को अपना जो प्लेस है वो रेंट पे दिया हुआ था, उसका रेंट आपको मिला। ये सब क्या है, ये इनडायरेक्ट, ये आपके बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है। आपका बिजनेस कुछ और है, लेकिन आपने कुछ अदर एक्टिविटीज की जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो रहा है, चाहे वो इंटरेस्ट के फॉर्म में हो, डिविडेंड के फॉर्म में हो, रेंट के फॉर्म में हो, या मिसलेनियस रिसीप्ट, है ना। जैसे आपने रद्दी बेच दिया तो पैसा आ गया, तो रद्दी बेचने का पैसा क्या हो गया, सन्ड्री मिसलेनियस रिसीट हो गया। अच्छा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, अगर आपने असेट ज्यादा भाव में बेच दिया, फॉर एग्जांपल ये 50,000 का जो असेट की बात कर रहा हूँ, ये आपने 55,000 में बेच दिया, तो आपको क्या हो जाएगा, 5,000 का प्रॉफिट। 5,000 का प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ आप इसका भी कास्टिंग करेंगे एट द एंड, जो टोटल ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टोटल आया 1 लाख, और यहाँ पर जो टोटल आया वो आया 90,000, तो आप दोनों साइड में 1 लाख लिखेंगे और उसमें से 90,000 माइनस कर देंगे, जो 10,000 बचेगा, ये 10,000 होगा आपका नेट प्रॉफिट। अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो आपको आएगा नेट लॉस। क्या आएगा, नेट लॉस। और इसके बाद हम एक एक्स्ट्रा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं विच इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहां पर ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। गेटिंग इट एवरीवन? सो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में and we will discuss regarding balance sheet items and profit and loss account. Thanks a lot for being with me. Bye bye. Shukriya. Shabak hai. Sayonara. Bye bye everyone.